डायनामिक लोडिंग के कारण मशीन कंपोनेंट फैटिग की वजह से ईल्ड पॉइंट से पहले फेल कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका डिजाइन कैसे करेंगे। तो लास्ट सेशन मैंने आपको इंड्योरेंस लिमिट के बारे में बताया था। तो डायनामिक लोडिंग में कहीं ना कहीं इंड्योरेंस लिमिट की मदद से हम कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मशीन कंपोनेंट को वेरिएबल लोडिंग या डायनामिक लोडिंग में हम कैसे डिजाइन करेंगे, किस थियोरीज के आधार पर डिजाइन करेंगे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग डिज़ाइन ऑफ वेरिएबल लोडिंग को समझेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि अगर किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में अगर वेरिएबल लोड लग रहा है तो उसमें वो टेंसाइल इन नेचर भी हो सकता है, कंप्रेसिव इन नेचर भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर वेरिएबल लोड टेंसाइल होगा तो उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, और अगर वो कंप्रेसिव हुआ तो उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से समझते हैं। तो ये वेरिएबल लोडिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल होता है, सिग्मा मीन और एक स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दैट इज सिग्मा ए। अब मैं फर्स्ट सेक्शन में वेरिएबल लोडिंग को कंप्रेसिव मान रहा हूँ, ठीक है। तो उसके मीन स्ट्रेस भी कंप्रेसिव होंगे, और तब देखा गया कि वेरिएबल स्ट्रेस या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। दैट मीन्स कि अगर हमारा वेरिएबल लोडिंग कंप्रेसिव इन नेचर है, मीन स्ट्रेस कंप्रेसिव इन नेचर है, तो उसमें अगर मीन स्ट्रेस में परिवर्तन आता है तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह कांस्टेंट है इस रीजन में। तो अगर ये पूरी तरह कांस्टेंट है तो आप समझ सकते हैं ना कि स्ट्रेस वेरिएशन में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है स्ट्रेस में ना, जो हमारा वेरिएबल लोड है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसे हम लोग एक तरह से स्टैटिक लोड मान के इसको हम लोग सिंपली डिज़ाइन कर देंगे। तो इस रीज़न में खास करके जब हमारा वेरिएबल लोडिंग कंप्रेसिव इन नेचर है तो उस केस में स्टैटिक डिज़ाइन हम लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर है हमारा, तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, भले ही वो डायनामिक क्यों ना हो, लेकिन उसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हमेशा उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए अगर स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, उसे हम बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टैटिक डिज़ाइन जो है आप पढ़ोगे ना, हमारे पास डिफरेंट थियरीज ऑफ फेलियर हैं, तो ये हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं बता दूं कि हमारे पास 5 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं। एग्जाम्पल पे मैं 2 फेमस जो हैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो इन तरह के डिज़ाइन के आधार पे हम आसानी से स्टैटिक रीजन में डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये कैसा सेक्शन है, यहाँ पे हम इसको कंप्रेसिव ले रहे हैं। यह जो हमारा जोन है वो फुल्ली कंप्रेसिव है, ठीक है। अब अगर इसी में अगर हम वेरिएबल मीन स्ट्रेस को ले लें जो कि टेंसाइल इन नेचर है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा देखा गया। तो इस ग्राफ का मतलब हुआ कि अगर मीन स्ट्रेस मेरा चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड भी, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ये हमारे लिए खतरनाक है ना। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये आपका हो गया टेंशन जोन, या यू कैन से टेंसाइल जोन। टेंसाइल जोन कहने का मतलब है यहाँ वेरिएबल स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस सारे टेंसाइल इन नेचर है। तो उसमें क्या देखा गया कि हमारे पास वैल्यूज काफ़ी चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू काफ़ी बदल रहा है। तो इसे हम क्या स्टैटिक के आधार पर डिजाइन कर सकते हैं? व्हाट विल योर आंसर? नो, हम लोग इसमें स्टैटिक लोड के आधार पे जो हमारे थ्योरी ऑफ फेलियर है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपका काफ़ी खतरनाक जोन है। इसके लिए आपको 3 डिफरेंट थ्योरीज को समझना होगा, दैट इज थ्योरीज ऑफ वेरिएबल लोडिंग। हाँ,
तो ये 3 डिफरेंट हमारे थियरीज हैं ना। चाहिए इसको हम लोग 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहला इसमें है गर्बर इक्वेशन, दूसरा है गुडमैन इक्वेशन और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोडरबर्ग इक्वेशन। इस 3 थ्योरी के आधार पे हम लोग वेरिएबल लोडिंग को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ जो टेंसाइल इन नेचर हो। कंप्रेसिव के लिए आप क्या करोगे, आसानी से जो 5 थ्योरी ऑफ फेलियर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं उसके आधार पे आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए जानते हैं इन 3 थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में। तो लेट्स सी थ्योरीज ऑफ फेलियर इन डायनामिक लोडिंग ना। फर्स्ट वन इज दैट इज गर्बर इक्वेशन। गर्बर इक्वेशन जो है मशीन डिज़ाइन में वेरिएबल लोडिंग के लिए सबसे पहला थ्योरी दिया गया, जो कि मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आधार पे किया गया है ना। जनरली डिज़ाइन में 2 पॉइंट हम लोग ज़्यादा कंसीडर करते हैं, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एक यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब स्टैटिक लोडिंग में जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें एक्सपेरिमेंटली किसी भी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ले लिया है। ये ग्राफ जो है वो मीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बीच प्लॉट किया गया है। ये हमारा हो गया इंटरेंस लिमिट। मैंने आपको बताया था एसएन कर्व में कि इंटरेंस लिमिट के बिलो अगर हम मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं तो वो मटेरियल हमारा पूरी तरह से सेफ होता है। तो चलिए, तो हमारा जब भी डिज़ाइन होगा तो ये इसके बिलो होगा, ठीक है। अब गर्बर का जो इक्वेशन था वो पैराबोलिक इक्वेशन था, इसीलिए हम लोग उसे गर्बर्स पैराबोला इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से चूँकि हमारे लिए डिज़ाइन पॉइंट ये था, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले इसको हम लोग डॉट डॉट मिला दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, ठीक है, दिस इक्वेशन इज योर गर्बर्स पैराबोला इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन दिया गया तो इसके बिलो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये दीज आर द फेलियर पॉइंट्स, मतलब इस कर्व के अगर अंदर आप हैं तो आप सेफ हो और इस कर्व के बाहर हो तो आप फेल हो। और ये जो क्रॉस में कर रहा हूँ, दीज आर द फेलियर पॉइंट्स, ये हमारा कैसा है, फेलियर पॉइंट है। मतलब जहाँ से ये एक तरह से बाउंड्री लाइन हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमारा मटेरियल है तो इट विल बी सेफ डिज़ाइन, ठीक है। और इस लाइन के बाहर जो है इट इज फेल, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं, इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप क्या देख सकते हो कि एक वाइड रेंज ऑफ लोड आपको मिलता है गर्बर पैराबोला इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन जब डक्टाइल मटेरियल को इसके आधार पे डिज़ाइन किया गया तो देखा गया कि ये जो ये रीज़न बता रहे हैं जिसमें मटेरियल सेफ़ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मटेरियल जो हैं इस रीज़न के अंदर ही पॉइंट्स हैं बट वो फेल कर गया। दैट मीन्स आई कैन से जो गर्बर पैराबोला इक्वेशन है उससे जो हमें डिज़ाइन का जो रेंज मिला वो एक्यूरेट नहीं है, इनके रिज़ल्ट जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, इसीलिए ये इक्वेशंस को हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो गर्बर का जो इक्वेशन है, तो ध्यान देंगे गर्बर का इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह का है, सिग्मा ए दैट इज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वाई कोऑर्डिनेट बाय इंडरेंस लिमिट। क्यों ऐसे लिखते हैं वो अगले थ्योरी में क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा है एक्स सिग्मा एम बाय डिज़ाइन किस आधार पे कर रहे हैं, सिग्मा U2 UT। चलिए, तो ये हो गया इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। तो ये गर्बर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दिया, इसलिए इस थ्योरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, तो जो दूसरी थ्योरी हमारी दी गई वो दी गई गुडमैन्स इक्वेशन। तो मैं आपको इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। अब अगर इस यहाँ पे मैं मान रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, लेकिन अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर डिफरेंट लेंगे, 1 नहीं लेंगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, सिग्मा ए बाय सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम बाय सिग्मा UT
का होल स्क्वायर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इक्वल्स टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कई बार जो है क्या देखा गया कि इस इक्वेशन के आधार पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम फैटिग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को भी ऐड कर लेना चाहते हैं, तो ये सब डिज़ाइन स्टेप्स हैं, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है k इंटू एफ कॉन्स्टेंट है, ये गुना हो जाएगा। तो डिज़ाइन में ऐसे पैरामीटर को आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गर्बर पाला इक्वेशन, गर्बर्स पाराबोला इक्वेशन। अब जो दूसरा हमारा जो थ्योरी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वो है गुडमैन इक्वेशन ना। तो इन्होंने जो पाराबोलिक इक्वेशन दिया, गुडमैन ने क्या किया, उसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मान लिया। तो इस तरह से जो है हमारा रीजन को डिफाइन कर दिया। तो ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन इन्होंने खींच दी, दैट विल बी योर गुडमैन्स इक्वेशन। आइए फ्रेशली समझते हैं व्हाट इज गुडमैन्स इक्वेशन। अब हम लोग गुडमैन्स इक्वेशन को देखते हैं। तो गुडमैन इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ। गर्बर इक्वेशन पाराबोला इक्वेशन था, लेकिन गुडमैन ने फेलियर पॉइंट सेम रखा, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन उसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए जानते हैं कि उसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये तो क्लियर है कि इंटरेंस के लिमिट ही हमारा डिज़ाइन होगा। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं इसे मिला दे रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना, देख सकते हैं, this is the Goodman's straight line। ठीक है, अब ये अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो इसका इक्वेशन आसानी से लिखा जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपको पता होगा तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या है, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ना। ये कैसा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हमारे पास वैल्यू पता है, कैन आई राइट डाउन। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले y बाई बी को पहले लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ना। तो जिस तरह से y है, क्या है हमारे लिए, दैट इज दिस, आई कैन राइट सिग्मा a बाई सिग्मा e। ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस व्हाट इज x इज सिग्मा m, लिख देंगे सिंपली सिग्मा m बाय ए क्या है, दिस इंटरसेप्ट सिग्मा u t, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ बराबर 1। दिस इज द गुडमैन्स इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, दैट इज गुडमैन्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चलिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये एजम्पशन है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1। लेकिन अब अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस इक्वेशन से, तो आप देखोगे कि पाराबोला इक्वेशन कैसा था, कुछ इस तरह का था ना। अच्छा, जब हम अकॉर्डिंग टू गुडमैन देखेंगे तो दीज आर द फेलियर पॉइंट्स। These are the failure points। ओके, अच्छा, ये हमारा क्या होगा, दैट इज गर्बर्स पाराबोला। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरा हो गया सेफ डिजाइन। अकॉर्डिंग टू गुडमैन्स इक्वेशन, दिस इज द सेफ डिजाइन। ठीक है, अब देखिए क्यों ये बेहतर रिजल्ट होगा। अगर किसी मटेरियल को हम अगर इस रीजन में डिफाइन करते हैं, इस रीजन में,
मतलब इस लाइन के बाद और पाराबोला से पहले। तो अकॉर्डिंग टू गर्बर्स पाराबोला ये तो सेफ है, लेकिन गुडमैन क्या कह रहा है, ये फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा डिज़ाइन ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया, ज़्यादा अच्छा हो गया, ज़्यादा बेहतर हो गया। तो इसीलिए ना, अच्छा इसमें डिज़ाइन डेफिनेटली हमारे पास रेंज थोड़ा कम है, लेकिन ज़्यादा सेफ डिज़ाइन है। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे लिए सेफ रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपोनेंट का ना, तो इसीलिए इससे बेहतर हुआ। ठीक है, अब इस आधार पे हमने डक्टाइल मटेरियल को भी डिज़ाइन किया, ब्रिटल मटेरियल को भी हमने डिज़ाइन किया। ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि गुडमैन्स के जो रिजल्ट हैं वो ब्रिटल मटेरियल के मामले में काफ़ी बेस्ट साबित हुए। मतलब उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया उस हिसाब से मटेरियल बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। डिज़ाइन हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के केस में हमने क्या देखा कि इसका फेलियर जो है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ कुछ जगह पे इसके रिजल्ट डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो डक्टाइल के केस में ये बेस्ट रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन ब्रिटल के केस में इसने बेस्ट रिजल्ट दिया। ठीक है, तो आई कैन से दैट दिस गुडमैन्स इक्वेशन इज मेनली, या यू कैन से बेस्ट सुटेबल फॉर, that Goodman's equation is best suitable for brittle material। मतलब अगर कोई हम ब्रिटल मटेरियल में डायनामिक लोड से अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। हालांकि इससे भी बेटर आया, क्योंकि डिज़ाइन में ब्रिटल मटेरियल हम नहीं प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि थ्योरी धीरे धीरे ही रिसर्च होते होते वो रिफाइन होती है और अच्छी होती चली जाती है। तो अब तो हम पाराबोला से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गए, अभी भी हमारा फेलियर पॉइंट अल्टीमेट है, लेकिन आप जानते हो कि डिज़ाइन में हम कोई भी मटेरियल को इल पॉइंट तक ही कंसिडर करते हैं। तो जो सोडरबर्ग था उन्होंने एक ही चेंजेस किया, कुछ नहीं किया, सेम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रखा, लेकिन डिजाइन को इस पॉइंट पे नहीं करके उन्होंने अल्टीमेट पॉइंट पे कर दिया। तो अगर अल्टीमेट पॉइंट पे करेगा तो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा ऐसा डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सोडरबर्ग इक्वेशन। चलिए अब इसमें अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज कर दें तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा। तो देखिए, अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज कर देते हैं तो सबसे पहले समझना होगा कि अभी मेरे लिए दिस इज द फेलियर पॉइंट। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दैट इज फेलियर स्ट्रेस, दैट इज अल्टीमेट बटा योर डिजाइन स्ट्रेस। तो डिजाइन स्ट्रेस अगर हमको निकालना है तो क्या करना होगा? अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम इधर डिवाइड कर दें, डेफिनेटली दिस विल बी योर डिजाइन स्ट्रेस। तो मान लेते हैं मैं फैक्टर ऑफ 5 ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, इसको अगर मैं 500 ले लूँ और इसको 5 ले लूँ तो व्हाट विल बी द माय डिजाइन स्ट्रेस 100। तो ये है, अगर इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देंगे डेफिनेटली कुछ छोटा वैल्यू आएगा। तो मान लेते हैं दिस विल बी द सिग्मा यूटी बाय FOS। ये इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास इंड्योरेंस लिमिट है तो इसका भी अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये इंड्योरेंस लिमिट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर ये अलग अलग होगा तो आपको 1 और 2 लेना पड़ेगा, सेम है तो एक ही ले लेंगे। हम दोनों डिस्कस करेंगे। अब इसको अगर स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दें तो ये हमारा हो गया वर्किंग रेंज। तो इस रेंज में हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। दिस इक्वेशन विल बी योर वर्किंग रेंज। ये एक तरह से आपके लिए बफर का काम करेगा, जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से रिजर्व में लेते हैं। तो हमारा इसी रेंज में डिज़ाइन होगा। अब देखिए, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट इसके अंदर है, डेफिनेटली योर डिज़ाइन विल बी 100% सेफ। तो अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा ना? अभी सिग्मा यूटी ले रहे थे, अब क्या लाइन आ गया? सिग्मा यूटी बटा FOS। ओके, इधर क्या हो जाएगा? बाय FOS। रेस्ट इज ओके ना? अच्छा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा A बाय सिग्मा E, वही रहेगा, सिर्फ एक ही चेंज आएगा। वो चेंज आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, जो कि वो इस तरफ ले आएंगे तो वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो दिस विल बी द इक्वेशन कंसीडरिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोर देन 1। एक के अलावा कुछ भी लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है,
अब थर्ड केस समझते हैं कि जब दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होगा, तो मान लेते हैं ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है और ये हो गया 2, तो उस केस में फिर ये इक्वेशन नहीं होगा। उस इक्वेशन में आपको फिर ये 1 लेना होगा, ये 2 लेना होगा, और आपको इस तरह का इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा ए बाई सिग्मा ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 इसका प्लस सिग्मा एम बटा सिग्मा यू टी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, मतलब ये का बराबर 1। दिस विल बी योर इक्वेशन। कब? जब दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको हमेशा जो है वो इक्वल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा, तो इसीलिए ना, तो आपके इक्वेशंस यही हैं और यही क्वेश्चंस इस साल DRDO में भी पूछा गया है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस विल बी योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ध्यान रखना है, ये यहाँ पे y है, y बाई बी x बाई ए बराबर 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए आ गया क्योंकि हम अभी इसका इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर ये 1 होगा तो डेफिनेटली ये जहाँ 1 पुट कर दीजिए, दैट विल बी द योर डिज़ाइन इक्वेशन। तो गुडमैन इक्वेशन और गर्बर में क्या आपने कंपैरिजन देखा? ये और रेंज को कम कर दे रहा है, दैट मीन्स आपको बेटर डिज़ाइन दे रहा है। ठीक है, बट ध्यान रखना है, दिस इज बेस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में इसके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसके लिए हम फिर डिज़ाइन करते हैं, दैट इज सोडरवर इक्वेशन। लेट्स सी सोडरवर इक्वेशन। अब हम लोग सोडरवर इक्वेशन को समझते हैं। तो सोडरवर इक्वेशन में एक ही चेंज किया गया गुडमैन इक्वेशन से, उसे हमने फेलियर पॉइंट को चेंज कर लिया। गुडमैन इक्वेशंस में हमारे लिए फेलियर पॉइंट था अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना, और हमने सोडरवर इक्वेशन में जो मॉडिफिकेशन किया उसमें हमने फेलियर पॉइंट किसको ले लिया? यील्ड पॉइंट। तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि ये डक्टाइल के लिए डिज़ाइन है ना, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में ही यील्ड पॉइंट होता है, हमारे ब्रिटल मटेरियल में यील्ड पॉइंट होता ही नहीं, उसमें कोई यील्डिंग नहीं होती है। तो समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सोडरवर इक्वेशन किस मटेरियल के लिए प्रेफर किया जाता है। व्हाट विल योर आंसर? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, चलिए अब सिमिलर ये है, जिस तरह से हमने उस इक्वेशन को निकाला उसी तरह इसका भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो चलिए ये हमारा इंडरेंस रेंज है, इसके नीचे डिज़ाइन करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया, दिस विल बी योर द फेलियर स्ट्रेस लाइन। ना किसके हिसाब से? दैट इज सोडरबर्ग। ठीक है, चलिए, तो दिस विल बी द आवर रेंज। इसमें मटेरियल सेफ है और इसके बाहर अगर कोई भी मटेरियल है तो वो क्या माना गया? फेल ना, हमने इसे क्या मान लिया? फेल, और इसे हमने क्या माना? सेफ। चलिए, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें ना, तो ध्यान रखना है सोडरबर इक्वेशन इज बेस्ट फॉर बेस्ट, ये यू कैन से डक्टाइल मटेरियल। कैन वी डिजाइन ब्रिटल मटेरियल? योर आंसर विल बी नो, क्योंकि डिज़ाइन में कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन लिखेंगे जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म था, y बाई ए, सिग्मा ए बाई सिग्मा ई प्लस x सिग्मा m बाय तो सिग्मा वाई टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। चलिए, तो ये हो गया मेन इक्वेशन, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर ये 1 है इट मीन्स यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर कितना है? 1 है। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा लेंगे तो डेफिनेटली, तो व्हाट विल बी योर वर्किंग वैल्यू? तो कुछ इस तरह आ जाएगा, सिग्मा वाई टी बाय एफ ओ एस, तो दिस पॉइंट। चलिए, मान लेते हैं ये भी हमारा हो गया सिग्मा ई बाय एफ ओ एस। चलिए, तो इक्वेशन हो जाएगा बहुत सिंपल, रिड्यूस हो जाएगा सिग्मा ए। अभी अब सिग्मा ई के जगह हमारा क्या हो गया? रेंज, तो सिग्मा ई बाय एफ ओ एस। चलिए, तो अभी वही से ही रखते हैं, सिग्मा एम बाय एफ ओ एस, उसी तरह सिग्मा वाई टी बाय एफ ओ एस, दैट बी इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखेंगे, एफ ओ एस जम्प कर जाएगा, ये भी जम्प कर जाएगा, इसको कॉमन करके नीचे हम लोग कर देंगे। तो कैन आई राइट 1 बाय एफ ओ एस डायरेक्टली?
तो दिस विल बी द मॉडिफाइड इक्वेशन कंसिडरिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ओके। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग होगा, तो जैसे आपने गुडमैन में किया, यहाँ पे आपको फिर सिग्मा बाय एफ ओ एस 1 लेना होगा, यहाँ 2 लेना होगा और ये 1 रह जाएगा। वो हम लोग पिछले भी गुडमैन इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो गुडमैन में था। ध्यान इतना ही है कि हम डिज़ाइन किसके आधार पे कर रहे हैं, यील्ड पॉइंट के आधार पे, और ये बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये रहा हमारा डक्टाइल मटेरियल का वेरिएबल लोडिंग में डिज़ाइन। कब? जब लोडिंग कंडीशन टेंसाइल इन नेचर हो। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं और तब देखेंगे कि विच डिज़ाइन मेथड इज बेस्ट फॉर विच मटेरियल। लेट्स सी कंपैरेटिव एनालिसिस। अब हम लोग तीनों थ्योरी ऑफ फेलियर का कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। तो गुडमैन इक्वेशन, गर्बर इक्वेशन एंड सोडरबर्ग इक्वेशन, जिसमें दो थ्योरी जो है वो अल्टीमेट पॉइंट के आधार पे डिज़ाइन है और ये कैसा है, और एक जो है वो यील्ड पॉइंट के आधार पे। पहले हम लोग तीनों को प्लॉट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जो है गुडमैन इक्वेशन को देखते हैं। तो गुडमैन इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कुछ इस तरह का हो गया। दिस इज द ठीक है, दिस इज योर गुडमैन इक्वेशन। नाउ अब अगर देखें तो अगर यहाँ से अगर पाराबोला ले ले तो दिस विल बी योर ना, तो इसका अगर हम नाम लिखें दैट इज गर्बर्स पाराबोला इक्वेशन। ओके, अगर इसका हम लोग नाम लिखें तो दैट विल बी योर गुडमैन इक्वेशन। और अगर इस लाइन को देखें जो कि हमारा यील्ड पॉइंट के आधार पे है, तो दिस इज योर सोडरबर्ग इक्वेशन। सोडरबर्ग इक्वेशन। नाउ सी 3 वैल्यूज। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मटेरियल इस रेंज में अगर हमारा डिज़ाइन हो रहा है तो तीनों थ्योरी के मुताबिक ये सेफ है ना। ये कहता है कि पाराबोला के अंदर सेफ है, बाहर फेल है। ये है कि इस ब्लैक लाइन के इनसाइड सेफ है, बाहर फेल है। और ये सोडरबर्ग कहता है ब्लू के इनसाइड सेफ है और बाहर फेल है। ठीक है, तो इस रीजन में हम देख रहे हैं तो तीनों बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग डिज़ाइन इस रेंज में कर रहे हैं कि हमारा मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस इस डिज़ाइन में है। तो ध्यान से देखिएगा, गुडमैन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी भी सेफ है, पाराबोला के अकॉर्डिंग अभी भी सेफ है, लेकिन सोडरबर्ग इक्वेशन ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग दिस इज फेल, दिस इज सेफ, ये अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तो आई कैन से दैट सोडरबर्ग इक्वेशन काफ़ी सेफ है। अच्छा, उसी तरह हम अगर इस रेंज में डिज़ाइन करते हैं, सिमिलरली थर्ड में देखेंगे ना, तो इसमें सिर्फ पाराबोला इक्वेशन के मुताबिक सेफ है, बाकी दोनों थ्योरी के मुताबिक वो फेल हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हम सोडरबर्ग के मुताबिक अगर हम इस रेंज में डिज़ाइन करते हैं, इसी रेंज को हम वर्किंग रेंज मान के डिज़ाइन करते हैं, तो मटेरियल हमेशा मेरा सेफ रहेगा। यही कारण है कि सोडरबर्ग इक्वेशन को हम लोग डायनामिक लोडिंग का सबसे बेस्ट थियरी बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, दिस इज फॉर डक्टाइल। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशन में ब्रिटल के लिए जब करेंगे तो ब्रिटल के लिए दिस विल गिव द बेस्ट रिजल्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुडमैन इक्वेशन, ये हो गया सोडरबर्ग इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया ना। तो ध्यान रखना है सबसे बेस्ट थियरी कौन सा हो गया, सोडरबर्ग इक्वेशन। चलिए अब तीनों के इक्वेशन को, पैटर्न को अगर ध्यान से देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा ए बाई सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम बाय सिग्मा वाई टी दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज सोडरबर्ग इक्वेशन। मैं आपको
लिखने का, याद रखने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। याद रखना है y/b x/y बराबर 1। चलिए, गुडमैन ने क्या किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जो है इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा, सिर्फ जो है सिग्मा m के जगह सिग्मा ut लगा दिया। ये हो गया हमारा गुडमैन इक्वेशन। जनरली यही दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बट अगर आप पाराबोला इक्वेशन जानते हो, कुछ नहीं करना है, चूंकि पाराबोला है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, तो यहाँ स्क्वायर कर देना है। तो ये पैटर्न को पकड़िए माय डियर, आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं रटा, आप भी कभी नहीं रटोगे, ठीक है। चलिए, स्क्वायर है, याद रखना है, पाराबोला है, सेकेंड ऑर्डर होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर इक्वेशन होता है ना, तो x में कौन है, सिग्मा m है, उसकी पावर हमने कर दी, ये हमारा हो गया, दैट इज गर्बर इक्वेशन। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इस पैटर्न को पकड़ पाए होंगे, आप इस एनालिसिस को समझ पाए होंगे, आपको डायनामिक लोडिंग का डिज़ाइन समझ में आया होगा। ये तो हमने डायनामिक लोडिंग पढ़ा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्टैटिक लोडिंग का डिज़ाइन पढ़ेंगे, जिसमें 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं, ठीक है। वो हम लोग 1-2 सेशन के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हमने वेरिएबल लोडिंग के डिज़ाइन में 3 थ्योरीज को पढ़ा, जिसमें बेस्ट कौन है, सोडरबर्ग, उससे बेस्ट गुडमैन, बट दिस इज़ फॉर ब्रिटल। क्या हम डक्टाइल डिजाइन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट दिस विल नॉट गिव द बेस्ट रिजल्ट। गुडमैन गर्बर्स पैराबोला इक्वेशन वो भी डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए है, बट वो तो सबसे फेल हो गया। तो ये इस तरह से डेवलपमेंट इक्वेशंस का हुआ, ये सबसे लास्ट में आया है और सबसे बेस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सेशन को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।